आप प्लीज जल्दी से जुड़ जाइए. वी आर अबाउट टू स्टार्ट आवर क्लास. विद इन 1 मिनट मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाला हूं. सो एवरीबडी डू ज्वाइन प्लीज एज सुन एज पॉसिबल. वोकैबुलरी फिनिश करने के बाद हम ग्रामर को डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स बिगिन. ग्रामर की हम जहां तक बात करते हैं तो देखिए वोकैबुलरी वाला पोर्शन जो हमने हाल में फिनिश किया, उस पोर्शन से तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि 2-3 क्वेश्चंस आपको बनेंगे जो सिनोनिम एंटोनिम है. ये कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी कुछ हेल्प आपको हो जाती है. बट हैविंग सेड दैट, जो ग्रामर वाला पोर्शन है हमारा वो काफी इंपॉर्टेंट है. मान लो कोई एग्जाम आपके पास है और उसमें 16 क्वेश्चन मान लो इंग्लिश से आते हैं, 16 क्वेश्चंस, तो उसमें रफली 3 या 4 क्वेश्चंस ही आपके वोकैब के ऊपर होंगे और बाकी बचे हुए 12 या 13 क्वेश्चन जो हैं दे विल बी ऑन ग्रामर. तो ग्रामर की वेटेज काफी ज्यादा है. तो इसी तरीके से हमने ग्रामर को पढ़ना है कि चूंकि ग्रामर की वेटेज काफी ज्यादा है तो उसे तैयार भी कुछ वैसे ही किया जाए. आइए लेट्स बिगिन. तो आज मेरी फर्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ वर्ब्स. वर्ब क्या होती है उसे मैं डिस्कस करूंगा. तो आपके अकॉर्डिंग वर्ब क्या है? वर्ब माने क्रिया. हिंदी में से क्रिया कहते हैं. वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं. सही है. और दूसरी बात यह है कि वर्ब अंग्रेजी में समझे तो कोई एक्टिविटी होती है. किसी भी सेंटेंस में जो एक्टिविटी हो रही होती है उसे आप कहेंगे वर्ब. कोई भी एक्टिविटी, कोई भी आपकी एक्टिविटी हो रही है आप उसे वर्ब कहेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं और फिर समझते हैं कि ये है क्या. एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रीमा इज रनिंग. रीमा जो है वो दौड़ रही है. तो इसमें व्हाट इज वर्ब हियर? इसमें वर्ब है रन. रनिंग जो है ये एक एक्टिविटी है तो रन इसमें वर्ब है. फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि हम आज थोड़ा इजी रहेंगे और कल थोड़ा स्पीड पकड़ लेंगे. तो उदाहरण के तौर पर जैसे कि सुनील कैन स्विम. SWM स्विम. तो स्विम भी यहां पर क्या है? वर्ब है. क्यों है वर्ब? क्योंकि स्विम भी एक एक्टिविटी होती है. तो सेंटेंस के अंदर कोई भी जो एक्टिविटी होती है उसे आप वर्ब कहते हैं. प्लीज जस्ट वेट. हेलो अनिल जी. हाँ हाँ जी. ठीक है. तो पासवर्ड आपने क्या डाल दिया? ठीक ठीक ठीक. बहुत बहुत धन्यवाद जी. हाँ जी. अच्छा, मेरी भी ऑनलाइन क्लास चली हुई थी तो मैं चाह रहा था कि भी 9 बजे करूं चेक ना. हाँ 9 बजे करता हूँ चेक ना जी मैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ जी जी. ठीक है जी. बहरहाल तो मैं डिस्कस कर रहा था, आई वाज डिस्कसिंग, हाँ, कि वर्ब क्या होती है. तो वर्ब कोई भी एक्टिविटी होती है
जैसे रीमा यहाँ पे दौड़ रही है, तो दौड़ना एक एक्टिविटी है, एक क्रिया है। तो जो क्रिया नहीं समझते, क्रिया मीन्स कोई भी एक्टिविटी। जैसे मैं हूं, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना क्या है, एक मेरी एक्टिविटी है। मैं यहां क्यों आया हूं, मैं कर क्या रहा हूं? तो जो भी हम कुछ कर रहे होते हैं वो सारी एक्टिविटीज होती है कि नहीं होती है? अगर होती है, अगर आप मानते हैं, तो टीचिंग क्या एक एक्टिविटी है, तो टीच भी क्या हुआ, वर्ब हुआ। दूसरी बात, यदि मैं अब क्लास करके खाने जाऊंगा, तो मैं क्या कर रहा हूंगा, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ईटिंग समथिंग। तो ईट भी क्या हुआ, वर्ब हुआ। बीच में मान लो मुझे प्यास लगती है और मैं पानी लेके आता हूं, सो इफ आई एम ड्रिंकिंग और टेकिंग वाटर, देन टेक या ड्रिंक, ये भी क्या हुई, वर्ब हुई। तो कोई भी एक्टिविटी देखा जाए, इंसान जिंदा है, मनो एक्टिव है। मृत शरीर एक्टिव नहीं होता, कोई एक्टिविटी कर नहीं सकता है। तो जिंदा जो शरीर है वो कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा। इवन आप सो रहे हैं, आप कहेंगे मैं तो कुछ नहीं कर रही हूं, या मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। इवन आप सो रहे हैं, तो इसे बोलते हैं यू आर स्लीपिंग। तो स्लीप भी एक एक्टिविटी है। तो ये नहीं कि जहां आपके बॉडी पार्ट यूज हो रहे हैं तो ही आप उसे एक्टिविटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैठे बैठे स्ट्रेसफुल और डिप्रेशन में हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे, पर आपका माइंड जो है वो सोया नहीं है, वो तो काम कर रहा है। तो थिंकिंग आपका माइंड कर रहा है। आप कह सकते हैं कि माई माइंड इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट समथिंग। तो इसमें एक्टिविटी क्या है, इसमें एक्टिविटी है थिंक। तो इसलिए जो भी हमने कहा थिंकिंग, इसमें थिंक एक एक्टिविटी थी, तो क्रिया जो भी होती है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो इसलिए हम मान के चलें कि कोई भी सेंटेंस आप देखते हैं, उसमें वो व्यक्ति कर क्या रहा है, व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग। रीमा इज रनिंग, सुनील कैन स्विम। तो सुनील की कैपेसिटी दिखाता है कि हाँ वो मतलब वो तैर सकता है। तो जो भी उसकी कैपेसिटीज है या एक्टिविटीज हैं, हम उसे कहते हैं वर्ब, राइट। तो अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कुछ और बातें। तो बहरहाल एक बार चेक कर लेता हूं कुछ लोग जुड़ पाए कि नहीं जुड़ पाए। चलिए, जुड़ गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो बातें मैंने कही सो कही, और एक्टिविटीज के बारे में मैंने कही हैं। अब वर्ब होती हैं दो तरह की। सेंटेंस तो मैं काफी बना सकता हूं कि वर्ब क्या होती है, स्विमिंग, सिंगिंग, डांसिंग, राइट, कुछ भी, थिंकिंग, ये सारी जो है वो वर्ब्स है। वर्ब दो तरह की होती हैं, एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब क्या होती है? आपने स्कूल के दिनों में सुना होगा हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ये सारी मेन वर्ब है। रनिंग, रन मेन वर्ब है। स्विम, ये मेन वर्ब है। कि सुनील कैन स्विम, ये और बात है कि सुनील की कैपेसिटी दिखाता है कि सुनील स्विमिंग कर सकता है, स्विम। तो सुनील कैन स्विम, राइट। मगर स्विम एक एक्टिविटी होगी जब वो करेगा तो। जैसे मैं अगर कहूं कि आई कैन रीड, इट मीन्स मैं अपनी कैपेसिटी दिखा रहा हूं। कैन शो करता की कैपेसिटी को ज्यादातर केसेस में, और भी कैन में काफी बातें आएंगी। फिलहाल आप ये जान जाइए कि जब आप कैन की बात कहते हैं तो ज्यादातर कैन आप अपनी क्षमता को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर केसेस में। तो सुनील कैन स्विम में सुनील तैर सकता है। इसका मतलब यह है कि वो क्या एक्टिविटी कर सकता है, तो वो है तैरने वाली। कहा जाए तैरो, वो तैर लेगा। तो एक्टिविटी कौन सी करने वाला, वो स्विमिंग के। तो स्विम एक एक्टिविटी होगी, ये एक्टिविटी है, रनिंग कर रही है। तो इस तरह से क्रिया जो भी होगी वो उसे वर्ब कहेंगे अंग्रेजी में। वर्ब मीन्स कोई एक्टिविटी। और इसलिए वर्ब को कई दफा कहते हैं डूइंग वर्क। मैं स्लोली आपको बताना स्टार्ट करूंगा, और जैसे ही हमारी एक दो क्लासेस खत्म होती है तो फिर मेरी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। इसलिए किसी ने कहा है कि स्लोली इज द फास्टेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप किसी भी चीज को स्लोली अंडरस्टैंड करते हैं ना, जब यू लर्न इट बेटर। हड़बड़ी में आपने बातें नहीं सीखनी है, क्योंकि आप ग्रामर तो स्कूल से पढ़ रहे हो, पर अब तक क्लैरिटी क्यों नहीं आ पाई है? रीजन क्या है? हम बहुत जल्दबाजी में या प्रेशर में पढ़ते रहे हैं।
तो जो भी वर्ब्स आप जानते रहे हैं सारी मेन वर्ब्स हैं। ये मेन वर्ब है, स्विमिंग, डांसिंग, सारा जो है ये मेन वर्ब को दर्शाता है। एक और सेंटेंस लिखते हैं मेन वर्ब के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मीना इज स्टडिंग। तो स्टडिंग क्या हुआ यहां पर? अगेन मेन वर्ब है, मेन एक्टिविटी को दिखाता आपकी। अब ये हो गया मेन वर्ब। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या करता है? जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्चुअल में जो मेन वर्ब है उसे असिस्ट करता है। तो ये मेन वर्ब की असिस्टेंस करता है या असिस्ट करता है, मींस उसकी सहायता करता है। नाम से स्पष्ट है कि हेल्पिंग वर्ब है, माने अगर आप इसे हिंदी में लिखना चाहें तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की सहायता करती है या मेन वर्ब के साथ लगती है। उदाहरण के तौर पर हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, जैसे कि लेट मी राइट इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैन, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। कुड, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। या मे, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। माइट, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। या इसके अलावा मस्ट, वुड, राइट, ये सारे इनको आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब्स, जो मेन वर्ब तो नहीं होंगी पर मेन वर्ब की वो सहायता करती हैं सेंटेंस के अंदर। दे असिस्ट द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। इफ आई मूव फॉरवर्ड नाउ, असिस्टेंस की बात हुई है। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, सॉरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हम इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। क्योंकि अगर आप अंग्रेजी को थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हेल्प, हेल्पिंग और ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का अर्थ भी होता है सहायता। ऑक्सिलरी मीन्स सहायता करने वाली। तो ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स एक सहायता करने वाली वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब तो सहायता करने वाली है। तो ऑक्सिलरी और हेल्पिंग दोनों ही सेम तरह के वर्ड्स हैं। अब इनको, क्योंकि ये सारे होते हैं मॉडल्स, अंग्रेजी में इनको मॉडल्स कहते हैं। ये जो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, ये सारे मॉडल्स हैं। इसलिए इस तरह के शब्द जब इस्तेमाल होते हैं तो लोग इन्हें मॉडल्स बोलते हैं। सिर्फ ये अदसरते हैं, मॉडल तो ये है ही है। अगर सेंटेंस में जब इन्हें यूज किया जाता है तो आप इन्हें कहते हैं ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स। आप इनको बोलते हैं ऑक्सिलरी मॉडल, सॉरी, ऑक्सिलरी डॉट मॉडल डॉट वर्ब्स, AMV। तो ऑक्सिलरी डॉट मॉडल और ये वर्ब, राइट। तो आई थिंक आप कुछ मेरी बात को समझे होंगे यहां से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो वर्ब्स मीन्स कोई भी जो है वो एक्टिविटी को दर्शाता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। अब हमें इसके बाद जो डिस्कस करना है वो ये है कि जैसे जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है, ये कहां कहां इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनका मीनिंग क्या है, या इनका हम इस्तेमाल एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ऑक्सिलरी वर्ब की बात करूं या हेल्पिंग वर्ब की बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आई कैन रन फास्ट। जैसे ये मेरे पास एक सेंटेंस है, आई कैन रन फास्ट। तो इसमें रन ये आपकी मेन वर्ब है, MV, मेन वर्ब, राइट। और इसमें कैन जो है ये आपकी है ऑक्सिलरी वर्ब, या आप इसे ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि ये होते मॉडल है इसलिए इनको मॉडल वर्ब कहा जाता है। ये ऑक्सिलरी वर्ब, तो वर्ब के साथ में जो कैन, कुड, ऐसे मे, माइट, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। आपने स्कूल के टाइम पे पढ़ा होगा कि हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम और आर होते हैं। हाँ होते हैं, पर सिर्फ यही नहीं होते, ये भी है।
हैज, हैव, ये सारे क्या हैं? हैज, हैव, ये सारे भी एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। पर स्कूल के टाइम पर आपको सिर्फ यही बताते हैं कि ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इनको मॉडल बोलते हैं सेपरेटली, पर इनको भी मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। तो आई कैन रन फास्ट, इसमें कैन क्या हुआ? ऑक्सिलरी वर्ब। सेंटेंस नंबर दूसरा कोई देख लेते हैं, जैसे कि लेट्स टेक सेकंड सेंटेंस, जैसे यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब जिनकी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो मैं बता दूं उनको सरल भाषा में कि शुड मतलब कुछ, जब आप किसी को एडवाइस करते हैं ना, एडवाइस कि आप ये करो, आप किसी को सलाह देते हैं, तो सलाह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कैन का ज्यादा इस्तेमाल है अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए, मगर कैन का और भी काफी यूज है। फिलहाल जैसे आई कैन रन फास्ट, इसमें कैन आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता को दिखा रहा है, तो यहां आपने कैन का इस्तेमाल किया। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इसमें आप कहेंगे इसमें वर्ब क्या है, राइट? तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आपकी है शुड। यहां कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, वहां वो रनिंग कर रहा था, यहां कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। आपको दिख रहा है यहां कोई एक्टिविटी हो रही है? यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, एक सलाह दी जा रही है, यहां पर कोई क्रिया नहीं हो रही है। जो हिंदी में ठीक से समझते हैं बच्चे, वो जानते हैं कि क्रिया होती क्या है, एक्टिविटी होती क्या है। तो यहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, यहां एक सलाह दी जा रही है। यदि मान लो मैं बैठकर 10 लोगों को सलाह दूं, तो मैं कौन सा काम कर रहा हूं, राइट? अगर आप कहें यस आई एम टॉकिंग टू देम, तो ये सेंटेंस लग है कि नहीं है? जब मैं कहता हूं कि आई एम टॉकिंग टू देम या आई एम एडवाइजिंग देम, एडवाइस एक एक्टिविटी है मेरी जो मैं कर रहा हूं, मगर यहां पे लिखा जा रहा है कि यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। इस सेंटेंस में एक सलाह है, इसमें कोई एक्टिविटी कर्ता की इन्वॉल्व नहीं है। अगर जैसे दीक्षा है कोई भी, जैसे आपको मैं कहूं कि यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, तो इसमें यू माने आप इसमें सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता हिंदी में, जो कार्य करता है, राइट? तो बोलने वाला कौन हूं? मैं हूं, कार्य तो मैं कर रहा हूं, मगर सेंटेंस के अंदर मैं यू मन आपको कह रहा हूं, तो उसमें करता तो आप हुए, तो आप तो बैठ के सुन रहे हैं खाली, तो आपको एक्टिविटी ऐसी इस तरह की नहीं कर रहे हैं। ज्यादा डिटेल में मत जाइए, नहीं कि मैं आई एम लिसनिंग टू इट तो मैं भी कुछ कर रही हूं, ऐसा मत सोचिए। सेंटेंस को सेंटेंस की तरह लीजिए, नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स मामला हो जाएगा। तो फिलहाल एक्सेसिव थिंकिंग मत दो, जितना मैं कहता हूं उतनी बातें आप अंडरस्टैंड करते जाओ और इसे लिखते जाओ। तो यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है, तो यहां पे शुड लगा है, तो मींस ये एक हेल्पिंग वर्ब अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब है। तो शुड, कैन, कुड, ये सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, राइट? मस्ट, ये सारी, या मैं इज लगा दूं, जैसे कि जैसे यहां आई कैन रन फास्ट, ये मेरी कैपेसिटी दिखा रहा है। और इसको मैं चेंज करूं कि आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। अब देखा जाए इसमें एम क्या है, तो एम इसमें हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो आपने स्कूल टाइम पर काफी ज्यादा पढ़ी थी, आपने एक्सेसिवली उनको आई थिंक पढ़ा होगा, तो इसलिए ये बात तो आप जानते ही हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा और आगे लेकर जाता हूं कि ये बताता हूं साथ में कि भाई आप ये जान लीजिए कि ये नहीं कि आप बोलें कि अच्छा सेंटेंस में कोड कहां लगेगा, राइट? या में कहां लगेगा, सही है, या फिर माइट कहां लगेगा, हमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में बातें बताओ। सही कहा आपने, अगर आप ऐसा पूछते हैं तो आप ठीक पूछते हैं कि कोड कहां लगेगा, में कहां लगेगा, क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनेशंस में याद रखिएगा
एक सवाल पक्का आता है जिसमें फिल इन दी ब्लैंक्स होता है और उस ब्लैंक के अंदर आपको या तो कुड, या तो कैन, या तो मे, या तो माइट, ये भरा जाता है, ये फिल किया जाता है। तो एक बात तो साफ हुई कि ज्यादातर कंफ्यूजन वाला पार्ट यही है जिसे हम कहते हैं दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स। वर्ब्स वाले मैटर में आप इतना कंफ्यूज नहीं होते और एग्जाम में भी क्वेश्चन आता कैसे है, इनको लेके आता है। फिलहाल हम टेंसेस हमने पढ़े नहीं है, टेंसेस वाला मेरा चैप्टर नंबर 2 होगा। चैप्टर 1 के अंदर आपको मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ वर्ब के बारे में, वर्ब होती क्या है। इतनी सी बात जानने के बाद मैं थोड़ा सा आपको फिर बता दूं कि वर्ब मतलब कोई क्रिया, कोई एक्टिविटी। वर्ब दो तरह की होती हैं, एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब तो जो सेंटेंस में कोई भी क्रिया हो रही होगी, रनिंग है, ड्रिंकिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, ये सारी मेन एक्टिविटी है। पर इसके अलावा सेंटेंस के अंदर इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, ये सारी जो है वो इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, या ऑक्सिलरी, हेल्पिंग, या दोनों में से कोई भी कह सकते हैं आप। बहरहाल थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो आपको मैं कुछ बातें अब यहां से बताऊं। मैं इसे हटा रहा हूं यहां से। तो हम कुछ बातें यहां से समझ चुके हैं और अब हाउ टू यूज ऑक्सिलरी वर्ब्स, मैंने कैन और कुड, तो कैन और कुड पे अब चर्चा की जाएगी। तो कैन हम कहां इस्तेमाल करेंगे, आपको मैं कैन के ऊपर टारगेट करता हूं कि कैन का इस्तेमाल हम कहां करेंगे। कैन क्या प्रदर्शित करता है, कैन का जो प्रदर्शन है वो किस चीज का है, हाउ इट रिप्रेजेंट्स। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, जब भी सेंटेंस में ये यूज किया जाता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका उद्देश्य क्या होता है सेंटेंस के अंदर, वो हम जानेंगे। तो सीधी सी बात पे आते हैं, कैन का जो इस्तेमाल होगा वो क्या प्रदर्शित करने के लिए या क्या प्रदर्शन करने के लिए, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए होगा। एक, नोट्स बनाना 3-4 पेन लेके बढ़िया तरीके से। एक कैन का यूज होगा बताने के लिए आपकी कैपेसिटी, मैंने आपकी क्षमता, राइट, कि क्षमता आपकी क्या है। एक तो हो गया कैपेसिटी, दूसरा होगा एबिलिटी, ABILITY। अगेन एबिलिटी का मतलब क्या होता है आपका, आपकी क्षमता, कैपेसिटी, एबिलिटी, और तीसरा है परमिशन। परमिशन मीन्स मंजूरी, मंजूरी। मगर अब आप कहेंगे कि परमिशन लेना कि परमिशन देना, तो इसमें आपने नीचे लिखना है कि इसमें होगा परमिशन देना। परमिशन लेने के लिए आप कैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, परमिशन देने के लिए आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। एक बात जो मैं इसके अंदर ब्रैकेट में लिखना चाहूंगा कि जब आप कैन का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मींस आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पावरफुल हैं तो आप अपने नीचे वालों को अनुमति जब देंगे किसी भी काम की तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। सपोज टीचर और स्टूडेंट को देखें तो पावरफुल कौन है, टीचर या स्टूडेंट, अथॉरिटी किसके पास है, अथॉरिटी है टीचर के पास। यदि टीचर कहें कि आपकी क्लास खत्म होने वाली है शाम को 5 बजे, मगर स्टूडेंट्स ने चूंकि होमवर्क नहीं किया है तो अब टीचर कहते हैं कि आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगाकर काम खत्म करके ही जाना पड़ेगा, और जब स्टूडेंट्स कर लेते हैं तो टीचर कहते हैं नाउ यू कैन गो, मीन्स अब आप जा सकते हैं। तो इसमें कैन का जो यूज हुआ वो एक तरह से परमिशन देने के लिए हुआ। तो ज्यादातर लोग कंफ्यूज करते हैं अपने आप को कि कैन का जो इस्तेमाल होगा वो परमिशन लेने के लिए होगा, परमिशन देने के लिए होगा। अब ये जो मैं बात कह रहा हूं ये 100% सच नहीं है। तो आप कहेंगे कि फिर पढ़ाई क्यों जा रहा है, 100% सच नहीं है तो
ये जो मैं बता रहा हूं ये 98% सच है। इसलिए ज्यादातर केसेस में आपको इसे ऐसे ही देखना पड़ेगा या आपको ऐसे ही फील करना पड़ेगा। ग्रामर कोई साइंस या मैथमेटिक्स नहीं है कि 2+2 4 ही होते हैं। कई जगह ग्रामर के अंदर 2+2 5 भी होंगे और कई जगह पर 2+2 3 भी होंगे। ये आप जान जाइए, ग्रामर इज नॉट साइंस। ग्रामर होते हैं सर्टन रूल्स, और रूल्स जो होते हैं ये कोई ऐसे रूल्स नहीं हैं जो फिक्स कर दिए गए थे, इन्हें लगातार चेंज किया गया है। यदि लोग ही अपनी भाषा में बदलाव कर दें तो नेचुरली ग्रामर भी एक हद तक चेंज हो जाता है। जैसे आपको मैं समझाऊं, भाषा लोगों से बनती है, लोगों ने भाषा बनाई है, भाषा ने लोग नहीं बनाए हैं। दैट इज वाई जिस भाषा की हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी, अगर अंग्रेजी भाषा के बोलने वाले कुछ बदलाव कर देते हैं, और चाहे वो बदलाव नेचुरल है या अननेचुरल, नेचुरल मीन्स की कुछ एक कमियां थी लैंग्वेज में, उसमें चेंज किया गया, और ये नेचुरल है। एक अननेचुरल मीन्स आपसे कुछ गलतियां हो रही थी और गलतियां करते 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 वो आप गलतियां जो है आपका ग्रामर का पार्ट बन गई है। हम उन बातों को भी स्टडी करेंगे, फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। तो ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर मैंने 98% केसेस में आपने जब किसी को परमिशन देनी है, आप पावरफुल पोजीशन पे हैं, तो ही आप कहेंगे कि जो है वो यूज करेंगे कैन। अब इन 3 शब्दों को रट दो, कैपेसिटी, एबिलिटी, परमिशन और पावर। जहां पे ये कुछ होगा तो आप उसमें कैन का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के तौर पर लेट्स अंडरस्टैंड दिस, एग्जांपल लेते हैं। आई कैन सिंग। तो जरा बताइए कि आई कैन सिंग में सिंग तो हुआ आपका वर्ब, मगर कैन यहां क्या प्रदर्शन कर रहा है? हाँ, कैन तो ऑक्सिलरी वर्ब है ही है, वो तो हम स्टडी कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब को, बट कैन यहां क्या दर्शाता है? आपकी एबिलिटी को या आपकी कैपेसिटी को, आपकी क्षमता को कि आप तैर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, नहीं सिंग मैंने आप गा सकते हैं। तो गाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जो गा सकता है ये उसके अंदर टैलेंट है, उसकी कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी है। तो ज्यादातर केसेस में हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए अपनी एबिलिटीज को आगे लेके जाना पड़ता है। यू हैव टू इंप्रूव योर मैथमेटिक्स, यू हैव टू इंप्रूव योर साइंस, यू हैव टू इंप्रूव योर इंग्लिश स्किल्स, स्पीकिंग और राइटिंग। ये सारी एबिलिटीज होती हैं जो मैं आगे लेकर जाती हैं। तो जब भी आप अपनी एबिलिटीज के बारे में कहते हैं तो आप वहां पर कैन का इस्तेमाल करते हैं। और सेंटेंस ले तो जैसे आई कैन डांस, ये भी क्या है? आपकी क्षमता को दिखाता है। और भी ना जाने कितने सेंटेंसेस होंगे ऐसे ऐसे जिनमें कैन का इस्तेमाल होगा। आई कैन ड्राइव, मैं गाड़ी चला सकता हूं, राइट? आप गाड़ी चला लेते हैं, ये आपकी क्षमता है, और आप कहेंगे आई कैन ड्राइव, मैं गाड़ी चला सकता हूं। तो जहां भी कैन का आप इस्तेमाल करेंगे, आप वहां अपनी एबिलिटीज का प्रदर्शन कर रहे होते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकती हूं, मैं ऐसे ऐसे ऐसे, राइट? अब कुछ लोग जो कैन के बारे में कंफ्यूज रहते हैं, वो ज्यादातर इस परमिशन वाले केस में कंफ्यूज रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं मैं। जैसे मैं कहूं कि यू कैन गो, यू कैन गो मीन्स आप जो है वो जा सकते हैं। जब किसी को बोलते हैं कि यू कैन गो मीन्स आप अथॉरिटी में हैं, आपने उसे इजाजत दी तब वो जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते हैं। और आप सपोज करिए कि आप एक पटवारी हैं, आपको बुलाया है तहसीलदार ने अपने ऑफिस में, कोई काम का कोई इशू है, आप वहां वेट कर रहे हैं कि काम कब खत्म होगा। फिर जब तहसीलदार कहते हैं कि ओके काम अब फिनिश है, अब आप जा सकते हैं, तो अब क्या बोलेंगे ऐसे कि एक बड़ी अथॉरिटी वाला एक छोटे अथॉरिटी के पर्सन को एक तरह से इजाजत दे रहा, इजाजत, परमिशन। तो इस तरह से यू कैन गो मीन्स आप अब, यू कैन गो नाउ मीन्स अब आप जा सकते हैं। तो आपने देखा कैन का इस्तेमाल यहां पे कैसे हुआ, परमिशन देने के लिए। या यू कैन टेक माय कार, मैंने आप मेरी कार को लेके जा सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, आपने उसे परमिशन दी कि आप मेरी कार को लेके जा सकते हैं, आप अथॉरिटी में है कि नहीं है। तो परमिशन तभी कोई देगा जब वो पावर में या फिर अथॉरिटी में है। जब वो पावर में या फिर किस में है, अथॉरिटी में है,
तो ही वो क्या देगा, परमिशन देगा। बहरहाल तो आपने देखा यहाँ कैन का इस्तेमाल कैसे हुआ पावर या अथॉरिटी को दिखाने के लिए, राइट। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंग्लिश ग्रामर बहुत इंटरेस्टिंग है और एक बार ग्रामर आप सीख जाएंगे, आई एम श्योर कि आप आहिस्ता आहिस्ता इस क्लास के जरिए इंग्लिश बोलने की भी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, बिकॉज ऑफ यू गेन इंटरेस्ट इन लर्निंग दोज थिंग्स, और क्लैरिटी आती है। ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलते क्यों नहीं, बिकॉज दे आर अनक्लियर अबाउट the uses of these small or little things कि कैन कहाँ यूज करना है, मे कहाँ यूज करना है, इसलिए कॉन्फिडेंस फिर नहीं आ पाता है। लिखने में क्या आप लिख के कहीं आ गए और आपको अगर मार्क्स कटे भी गए उसके अंदर, हु इज नोइंग दैट। राइटिंग के अंदर आपकी गलती निकलती है, आपको लेस इंसल्ट फील होती है। बोलने में गलती करते हैं तो इंसल्ट तुरंत मिलती है, इसलिए एक हेजिटेशन जरूर है। बहरहाल तो परमिशन देने के लिए आप इसका जो है वो इस्तेमाल करेंगे, यू कैन ये ऐसा एक कैन का एक तरह से इस्तेमाल है। अब आपको एक और चीज मैं यहां बताता हूं कि कैन का यूजेस कुछ जगह पे परमिशन लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 2% केसेस में कैन का इस्तेमाल जो है वो परमिशन लेने के लिए भी यूज किया जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स सेंटेंसेस हैं उनको हम देखेंगे। जैसे कैन आई टेक योर पेन। जब कैन कहते हैं कैन आई टेक योर पेन मीन्स कि क्या मैं आपके पेन को ले सकता हूं या ले सकती हूं, तो यहां पे आप उनसे परमिशन मांग रहे हैं। पर चूंकि इस केस के अंदर जिससे आप मांग रहे हैं वो आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हैं, और आपको लगता है कि मुझे हर हाल में वो मिल जाएगा, तो उस केस में आप कैन यूज करते हैं। माने परमिशन जब आप लेते हैं तो आपकी उस परमिशन के अंदर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, सिर्फ उसमें क्या होती है, एक फॉर्मेलिटी होती है। तो जब आप अपने दोस्त से कहेंगे कि क्या मैं तेरा पेन ले सकती हूं, तो आपको मालूम है पहले से कि पेन मिल जाएगा। जब आपको आउटकम के बारे में क्लैरिटी है कि मिल जाएगा, बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं क्योंकि पूछना जरूरी होता है। कई दोस्त आप कैसे कहते हैं ना कि यार ठीक है तूने ले लिया था मगर फॉर्मेलिटी के लिए पूछना चाहिए था। तो जब आपको फॉर्मेलिटी करने के लिए पूछना पड़ता है कि क्या मैं ये ले सकती हूँ, ये ले सकता हूं, तो आपके फ्रेंड का उत्तर क्या आएगा, यस यस श्योर श्योर प्लीज। तो चूंकि आपके माइंड में क्लियर था कि यहां से हाँ ही होगा, तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज में जहां पे आप क्लियर है कि वहां से आपको इजाजत मिल जाएगी, तो उसमें आप यूज करते हैं कैन, उस तरह के केस में परमिशन लेने के लिए, राइट। इज इट क्लियर? आई थिंक आसान है, ये इजी है कि कैन का इस्तेमाल कहाँ होगा। अभी तुमने बहुत सेंटेंसेस करने, ये करने के बाद आपके सामने पीपीटी के अंदर में काफी क्वेश्चन लाऊंगा जहां पे कैन और मे या ऐसे कोट, ऐसे मॉडल यूज किए जाएंगे, और फिर आपसे गलतियां होंगी हम ठीक भी करेंगे, सारी चीजें की जाएंगी उसके अंदर। बहरहाल कैन, और अब हम कुड की बात करेंगे। तो कैन तो हमने जान लिया, कुड का इस्तेमाल कहां होगा। तो कुड का इस्तेमाल कहां होगा, जैसे कैन को हम यूज करते हैं प्रेजेंट में, तो कुड का इस्तेमाल होता है पास्ट में, भूतकाल में। जैसे अगर आप कहें एग्जाम्पल के तौर पर कि आई, मैंने है सारा वही, कुड में भी वही एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, सारा वही है। कैन कुड का इस्तेमाल जिन इमोशंस को लेके होता है, परमिशन, अथॉरिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, सारा उनके लिए होगा। बट चूंकि कैन आप यूज करेंगे प्रेजेंट सिचुएशन में और पास्ट सिचुएशन में आप यूज करेंगे कुड। जैसे मैं कहूं कि आई कैन, मैंने कैन नॉट लगा दिया, इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाया है। कैसे करके कि आई कैन नॉट कम टुमारो, आई कैन नॉट कम टुमारो मीन्स मने मैं कल नहीं आ सकता। जब कोई कहता है किसी को कि भाई तुमने कल ये फलाना काम करना है, तो बोल रहा क्या कैन नॉट
कम टुमारो। रीजन से जो मर्जी हो, पर वो कह रहा है कि मैं कल नहीं आ सकता। तो ये अपने सामर्थ्य को दिखा रहा है, सामर्थ्य, अपनी कैपेसिटी को, कि देखो कल मेरे यहाँ पे कोई फंक्शन है, मेरी बहन की शादी है, जो भी है, तो कल मैं इस काम करने नहीं आ सकता हूँ, तो कल मैं नहीं आ सकता हूँ, आई कैन नॉट कम टुमारो। ये हो गया, ये हुआ प्रेजेंट में। वो जो कर्ता इसे कह रहा है, जो सब्जेक्ट है जो कह रहा है, तो आज मैंने वर्तमान में कह रहा है। ये जो वार्तालाप हो रही कि आई कैन नॉट कम टुमारो, ये वर्तमान में बात कही जा रही है, कही बात वर्तमान में जा रही है, इशारा अगले दिन का हो रहा है, पर जो बातचीत हो रही है वो तो वर्तमान के समय में हो रही है। जो बात जो बताए भूतकाल की सिचुएशन को, जो बताए भूतकाल की सिचुएशन को, वहां कुड यूज किया जाएगा। ये जरूर है कि वर्तमान में ही कहा जा रहा है, पर ये है फ्यूचर के लिए, है कि नहीं। जैसे आई कैन नॉट कम टुमारो, मन में कल नहीं आ सकता, तो ये आज कहा जा रहा है, मगर दर्शाया जा रहा है कल को। पर व्यक्ति कोई कहे कि मैं पिछले कल नहीं आ सका, तो सिचुएशन या इमोशन यहां पे पास्ट के है। आई रिपीट, यहां पे सिचुएशन या इमोशन पास्ट के होंगे। तो जब भी पास्ट का आएगा तो ऐसा कहेंगे, और प्रेजेंट प्लस इमोशन अगर फ्यूचर के आते हैं, जैसे वो बोल रहा है कि भाई मैं कल नहीं आ सकता हूं, तो अभी उनकी बात हो रही है कि देखो डिसाइड आज हो रहा है कि आई कैन नॉट कम टुमारो, मतलब मैं कल नहीं आ सकता हूं, तो आज ही डिसाइड हो रहा है कि देखो ये ऐसे कारण है और इस कारण से मैं कल नहीं आ सकता हूं। मगर सपोज आप पिछले कल नहीं आ सके और इस बारे में एक्सप्लेनेशन आपसे आज पूछी जा रही कि कल तुम छुट्टी पे क्यों थे, तो आप तब क्या कहेंगे? आई कुड नॉट कम टुमारो बिकॉज ऑफ a emergency, an emergency at my home. तो मीन्स अगर आप यहां से अंडरस्टैंड करें, तो ये जो कह रहा है कि आई कुड नॉट कम, सॉरी व्हाट, टुमारो, यस्टरडे, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, तो यहां पे वो कह रहा है कि मैं पिछले कल नहीं आ सका। इस हिंदी में कहें तो मैं पिछले कल नहीं आ सका, तो मैं पिछले कल नहीं आ सका, मैं कल नहीं आ सकता हूं। तो जब भविष्य के बारे में कहा जाए तो आप यूज करेंगे कैन, पर भूतकाल के बारे में कोई चीज कही जाए या वर्तमान में कहें तो कैन, और फ्यूचर के लिए तो कैन आएगा, मगर कुड का यूज होगा भविष्य काल, सॉरी भूतकाल के लिए, मैंने पास के लिए। तो इससे पूछा जा रहा है यहां पर कि तुम पिछले कल क्यों नहीं आए, तो कह रहा है कि आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैंने पिछले कल मैं नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ एक इमरजेंसी थी मेरे घर के अंदर, या घर में मेरे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए यस्टरडे मैंने भूतकाल को व्यक्त करना है, तो आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक इन दो सेंटेंसेस से आपको एक बात तो मालूम चल चुकी है कि अगर आपने पास्ट में कोई बात कहनी है तो आप यूज करेंगे कुड, बट आपने अगर यूज करना है प्रेजेंट में या आपने फ्यूचर में, तो आप कैन यूज करेंगे, और ज्यादातर कैन का इस्तेमाल जो है वो फ्यूचर के लिए होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं एक और सेंटेंस कि आई कैन सी योर फ्यूचर, ये क्या हो गया? आई कैन सी योर फ्यूचर, मैं आपको बोल देता हूं वैसे कि आई कैन सी योर फ्यूचर, तो ऑब्वियसली बात तो फ्यूचर की हो रही है, आगे की हो रही है, तो कैन का इस्तेमाल आप यहां कर सकते हैं। तो जहां भी वर्तमान या फ्यूचर की बात होगी वहां आप कैन यूज करेंगे, और जहां भी पास्ट की बात होगी वहां आप जो है वो कुड का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कुछ इशू आया है, लेट मी रीस्टार्ट इट, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल। इसमें एक इशू हुआ है, मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूं।
तो फिलहाल तक हमने जाना कि कैन और कुड का यूज कहां कहां होगा। तो मैंने कहा कैन या कुड हो, दोनों ही प्रदर्शित करेंगे पॉसिबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी हो या परमिशन हो या एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, ये चार शब्द आप रख लीजिए। अथॉरिटी दिखानी है, पावर दिखानी है, परमिशन लेनी है। पर परमिशन किस केस में? परमिशन किस केस में कि जहां आपको आउटकम का पता है कि हाँ ये मेरे ही फेवर में आनी है, कि कैन आई टेक योर पेन। तो इसमें आपको मालूम था कि मुझे पेन मिल ही जाना है। 99% या 98% केसेस के अंदर परमिशन देने के लिए इसका यूज किया जाएगा। यू कैन गो नाउ, यू कैन डू दैट और दिस दैट, तो ये सारा उसके अंदर आ जाएगा। अब आपको मैं ले चलता हूं वहीं पे उस तरफ ही, और लेट मी सी वेयर वाज इट। ओके, ओके, सही है। तो कैन के बारे में हमने कुछ बातें कही, और अब कैन और कुड के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी और। जैसे कैन का इस्तेमाल और कुड का इस्तेमाल, दोनों का इस्तेमाल एक तो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए होता है। पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी कैन और कुड का इस्तेमाल होता है, संभावना को व्यक्त करने के लिए, संभावना को व्यक्त करने के लिए, राइट। अब कैन का इस्तेमाल होगा जब संभावना होने की ज्यादा है, माने पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और जब किसी इवेंट या किसी भी घटना के होने की संभावना या पॉसिबिलिटी जब कम है, तो आप वहां कुड यूज करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कुछ एक सेंटेंसेस लेंगे, जैसे आई कैन क्रैक IAS एग्जाम दिस ईयर। तो ये बात तो सही है कि ये अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है, पर क्षमता के साथ साथ में ये पॉसिबिलिटी बता रहा ना कि मैं ऐसा कर सकता हूं, ये एक संभावना व्यक्त कर रहा है। पर चूंकि वो काफी श्योर है कि ऐसा मैं कर ही लूंगा, तो कैन का इस्तेमाल कर रहा है कि आई कैन क्रैक द IAS एग्जाम दिस ईयर, मीन्स मैं इस साल IAS क्या या सिविल सर्विसेज की परीक्षा में जो है वो क्रैक या उसे क्लियर कर सकता हूं। तो इसमें आई कैन आ गया। तो जहां भी संभावना होने की ज्यादा होती है, वहां आप कैन का इस्तेमाल करते हैं, और जहां संभावना किसी चीज के होने की बहुत कम, ये बहुत माइन्यूट होती है, तो वहां कुड का इस्तेमाल किया जाता है। कैन का एक और सेंटेंस लेते हैं जहां पे वो चीज हो सकती है, जैसे आई कैन स्विम फॉर कॉन्टिन्यूस 1 आवर, माने मैं 1 घंटे तक लगातार तैर सकता हूं। ये भी एक संभावना है कि नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो वो एक पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि आई कैन स्विम फॉर कॉन्टिन्यूस 1 आवर। तो इसमें क्षमता तो वो अपनी दिखा ही रहा कि हाँ मैं 1 घंटे तक तैर सकता हूं, पर साथ में संभावना को भी व्यक्त कर रहा है। तो इस सेंटेंस के अंदर क्षमता के साथ साथ में वो अपनी संभावना भी बता रहा है कि मैं 1 घंटे तक ऐसा कर सकता हूं, ये होने की संभावना है। अब जब संभावना काफी कम हो, जैसे मान लो मैं कुड का इस्तेमाल करूं, जैसे देयर कुड बी
be bomb under your seat. There could be bomb under your seat, माने आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है। अब बताइए, एग्जाम को क्रैक करने की बात कहना मीन्स वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है और तैयारी करने के बाद वो परिपक्व हो चुका है और इस तरह से कह रहा है कि आई कैन क्रैक द एग्जाम दिस ईयर, परिपक्वता दिखाता है। पर यहाँ पे जब वो कह रहा है कि देयर कुड बी बॉम्ब अंडर योर सीट, माने ये कह रहा है कि भाई आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है, राइट। तो आप जरा फील करके देखिए कि जब भी कोई ऐसा कह रहा होगा कि भाई तुम्हारी सीट के नीचे बम हो सकता है, तो ये किस अंदाजे के बेसिस पे कह रहा है? क्या उसका एक फार फेच्ड अंदाजा नहीं है? क्या वो एक जो एक पॉसिबिलिटी इस चीज की है, क्या काफी कम नहीं है? क्योंकि बम हो सकता है किसी के सीट के नीचे, ये एक बहुत दूर का अंदाजा है। जैसे सपोज कर लीजिए, इस सेंटेंस को फील करके देखिए कि कोई पर्सन सडनली आ रहा है, आप सीट पे बैठे हैं, बस की सीट पे, और वो कह रहा है कि आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है। तो ये एक अंदाजा ऐसा नहीं जिसमें कि ज्यादा चांसेस है कि वो एक तुक्का लगा के कह रहा है। एक उसकी असेसमेंट ऐसी है जिसमें अंदाजा वो लगा रहा है कि शायद यहां हो सकता है, तो उसमें अंदाजा बहुत मैंने होने के चांसेस यहाँ पे बहुत कम नजर आते हैं। बोलने वाला भी बहुत ज्यादा श्योर नहीं है या उसे क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी, जब किसी चीज के होने के बारे में आप बहुत क्लियर होते हैं कि ये चीज मैं कर लूंगा, एग्जाम क्रैक कर लूंगा, कर लूंगी, मींस आपने बहुत पढ़ाई कर रखी है, आप प्रॉपर्ली तैयार हैं, आपका प्रीलिम्स आ रहा है, फिर आपने प्रीलिम्स इस तारीख को आपने टेस्ट सीरीज लगा दी और आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं कर लूंगा। फिर आपने कई बार पेपर देके भी लोग बोलते हैं, जैसे आपका पेपर काफी अच्छा हो गया तो आप बोलते हैं कि आई कैन क्रैक द एग्जाम दिस ईयर, मींस आपका एग्जाम अच्छा हो गया हुआ है, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी काफी होती है। पर उस केस में क्लैरिटी तो बहुत कम है। देयर कुड बी बॉम्ब अंडर योर सीट मींस देयर इज वेरी माइन्यूट क्लैरिटी। तो उस केस में कोई आपके पास सीट पे आकर बोल रहा है कि आपकी सीट नीचे बम हो सकता है, तो बहुत ही बिग बड़ा अंदाजा लगा रहा है वो, या इसमें बहुत ही माइन्यूट या बहुत ही आई थिंक सटल पॉसिबिलिटी है, बहुत ही सटल पॉसिबिलिटी है। तो आप वहां कुड का इस्तेमाल करेंगे। अगर बम होता तो एक स्क्वाड आता, स्क्वाड चेकिंग करता और चेकिंग करने के बाद इक्विपमेंट्स एपरेटस को लगाकर, जैसे मान लो अगर मुझे यहाँ चेक करना हो, एक अंदाजा हो किस एकेडमी में बम हो सकता है, तो ये एक फार फेच्ड पॉसिबिलिटी होती है जो कि अंदाजा लगाकर की जाती है। एंड देन फिर स्क्वाड आएगा, वो इंस्ट्रूमेंट्स लेके आएगा और जहां टेबल के नीचे है या फिर चेयर के नीचे है या जो भी हो, तो पूरी जांच करने के बाद ही क्लियरली मालूम चल पाएगा। यूं तो सिर्फ अंदाजा होता है कि चेयर के नीचे है कि टेबल के नीचे है। अब एक मैं सिचुएशन और आपको लेके आता हूं, जैसे मान लो बाहर से भी आता कि आपके यहाँ जो है वो, ये जो मान लो यहाँ पे जहां पे एक मेरे बगल में एक लेक्चर स्टैंड है, कोई कहे बाहर से कि आपके लेक्चर स्टैंड के नीचे बम हो सकता है, तो क्या श्योरिटी कि बम यहीं पे हो सकता है कि बम यहाँ अलमीरा भी साथ में से रूम अलमीरा के नीचे हो सकता है यहाँ पे एक चेयर का एक सेक्शन भी है, उस बड़े चेयर के ढेर के नीचे हो, ये भी हो सकता है जो बम है, या सोफे के नीचे हो बम। वो जो बाहर से आ रहे हैं उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं जो बताते हैं कि इस रीच के अंदर या इस क्षेत्र में बम हो सकता है। अब वो कह रहे हैं कि इसके नीचे है, तो हाउ इज शी और ही श्योर? दैट इज वाई ये कहना कि तुम्हारी सीट के नीचे बम है, इसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बहुत एक अंदाजा लगाया जा रहा है इसके अंदर। दैट इज वाई वहां पे आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। अब आप कहेंगे कि फिर हम कैसे अंदाजा लगाएं एग्जाम के अंदर कि डैश में कैन करना है कि कुड करना है? तो आपकी जो स्किल है रीडिंग वाले, वो काफी अच्छे होने चाहिए। यू नीड टू रीड एवरी सिंगल डे सम न्यूज़पेपर्स, उसमें चाहे आप एक पेज क्यों ना पढ़े, फ्रंट पेज, और आपकी रीडिंग हैबिट्स हो, तो ही आपकी एक जजमेंट या आपका एक सेंस बिल्डअप होती है। तो सेंस बिल्डअप होगी तो ही आप सेंटेंस का भाव समझ पाएंगे, और सेंटेंस का भाव समझने के बाद ही आप कैन और कुड का यूज कर पाएंगे। नहीं तो फिर रट्टा मार काम होगा कि आपने 100 सेंटेंसेस पढ़ लिए और वहां से हिट हो गए तो आपने लगा या नहीं, कोई डिफिकल्ट सेंटेंस आ गया जो आपने कभी सुना नहीं था, तो फिर उसमें आपको अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो कैन और कुड का इस्तेमाल मैं आपको कह चुका हूं। आज मैं लिटरली वाज वेरी स्लो इन टेलिंग यू समथिंग, मगर मुझे लगता है कि ये वाला सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, इनसे एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में बनता है।
तो आज मैंने आपको समझाया कैन और कुड के बारे में, वो भी अभी मैंने आपको सिर्फ 60% बताया है। रिमेनिंग 40% कैन और कुड के बारे में आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद फिर आपको मैं लेके चलूंगा कि मे, माइट, वुड, शुड के ऊपर। और जैसे ही कल की क्लास में मे, माइट, वुड, शुड मैं कंप्लीट करूंगा, तो थर्ड डे मेरी पीपीटी में एमसीक्यूज होंगे जो कुड, शुड, वुड, कैन, मे, इनके ऊपर होंगे, ताकि जो पढ़ा उसे हमें क्लियरली समझ में आया कि हाँ हमने इतने क्वेश्चन लगा लिए। चलिए आज यहीं तक ही, और कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।